हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। लास्ट लेक्चर में हम किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका देख चुके हैं और फॉर्मूला हमने निकाला था। तो हम क्या करते थे, जैसे r दूरी पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पर हम क्या रख देते थे, एक बहुत ही न्यून बिंदु आवेश रख देते थे जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, देखो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था K Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर आएगा और यहाँ पे r कैप। ठीक है ना, तो ये हमने क्या देखा था, ये हमने वो फॉर्मूला देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर बिंदु आवेशों का निकाय दिया हुआ है, इसका मीन्स बहुत सारे बिंदु आवेश हैं और उन बहुत सारे बिंदु आवेश के कारण हमको अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं पहले एक बार बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है और ये y होगा। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए बिंदु आवेश पड़े हुए हैं, एक बिंदु आवेश ये है, इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, एक बिंदु आवेश यहाँ है, इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, एक बिंदु आवेश यहाँ है, इसको Q3, ऐसे करके बहुत सारे बिंदु आवेश हैं और ये है n बिंदु आवेश। इसका मीन्स काफ़ी सारे बिंदु आवेश है, बहुत बिंदु आवेश हैं, तो nवां बिंदु आवेश है Q1। हमको इस बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये बिंदु इसके सेंटर से मतलब कोऑर्डिनेट के केंद्र से, ठीक है ना, इस जीरो बिंदु से, इस O बिंदु से कितनी दूरी पर है, r0 दूरी पर है। और ये सब बिंदु आवेश कितनी दूरी पर है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु आवेश की दूरी है r1 यहाँ से, ठीक है, इस बिंदु आवेश की दूरी कितनी है r2, ठीक है ना, ऐसे ही इसकी दूरी कितनी है r3 और इसकी दूरी कितनी है rn। अब हमको क्या करना है, हमको इन सब बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक हमने मान लिया परीक्षण आवेश Q0 जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ये कैसा होगा, बहुत न्यून होगा। ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो अगर हमें बहुत सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे, जो हमने किस में पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ पढ़ा था ना। तो कूलॉम्स लॉ में भी हमने अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा बहुत सारे बिंदु आवेश के मध्य में क्या निकालना था, बल निकाला था। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ से हमने, कूलॉम के नियम से हमने कूलॉम बल निकाला था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर मुझे इन सब बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, हर एक बिंदु आवेश के कारण अलग अलग इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा और फिर उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वो क्या होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन सब बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस Q1 बिंदु आवेश के कारण इस Q0 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E1 है। कितनी है ये, E1। ऐसे ही इस Q2 के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है Q0 पर वो कितनी है, E2। ऐसे ही Q3 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, E3। और Qn के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, वो होगी En। ठीक है, वेक्टर लगा लीजिएगा सब पे। समझ आ गई बात। इसका मीन्स Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी है, E1 वेक्टर। ऐसे ही Q2 के कारण कितनी है, E2 वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, E1 वेक्टर को अगर मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो E1 वेक्टर होगा K Q डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर लगा देंगे, और R1 कैप। R1 कैप यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, ये हम सीख चुके हैं।
ऐसे ही अगर मुझको E2 लिखना हो तो E2 हम कैसे लिखेंगे, देखो E2 बराबर होगा K, ये Q1 था, ठीक है, K Q2 डिवाइड बाई R2 वेक्टर स्क्वायर, और R2 वेक्टर का क्या हो जाएगा, कैप लग जाएगा, ठीक है, ऐसे E2 निकल जाएगा। तो अब हमको इन सब आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो टोटल E, तो हम कैसे निकालेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, E3 वेक्टर, ऐसे ही प्लस E4 वेक्टर, E5 वेक्टर, और लास्ट में कितना हो जाएगा, En वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। समझ आ गई बात। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, ठीक है, अब हम सबकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। चलिए इसी के नीचे लिख देता हूं। तो E बराबर फाइनली E बराबर क्या निकलेगा, देखो E बराबर E1 कितना था, E1 है K Q1 डिवाइड बाई R1 वेक्टर, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का हमको क्या करना है, स्क्वायर, और R1 कैप प्लस E2 कितना होगा, E2 होगा देखो K Q2 डिवाइड बाई R2 वेक्टर, इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड के लिए बाहर लगा देना, नहीं भी लगाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, और इनटू कितना हो जाएगा, देखो R2 कैप प्लस, ऐसे ही हम E3 निकालेंगे तो कितना होगा, देखो K Q3 डिवाइड बाई R3 वेक्टर स्क्वायर और R3 कैप, ऐसे प्लस अगर En लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, K Qn डिवाइड बाई Rn वेक्टर का स्क्वायर और Rn कैप, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। अब देखिए फाइनली हमारा वैसे रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अगर फिर भी इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। तो E बराबर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से देखो E वेक्टर बराबर, ठीक है, वेक्टर लगा लीजिएगा, ये सब वेक्टर फॉर्म में है। तो E वेक्टर बराबर होगा, देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से हम K कॉमन ले लेते हैं, तो K कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये होगा, देखो Q1 अपॉन R1 वेक्टर स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 वेक्टर स्क्वायर इंटू R2 कैप, ऐसे ही Qn डिवाइड बाई Rn वेक्टर स्क्वायर और इंटू में Rn कैप। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक बात देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए निर्वात है, ठीक है, निर्वात है, या एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो हवा के केस में K कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई माध्यम होगा तब K कितना होगा, किसी भी माध्यम के लिए K हम लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये हम लिख देंगे एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा था, तो ये हमने निकाला था क्या, ये होगा हवा के लिए, और ये होगा किसके लिए, किसी भी माध्यम के लिए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आवेशों के निकाय के कारण। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस पे अगर व्यूज़ बढ़ते हैं और लाइक्स बढ़ते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस में जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।